हेलो बच्चों, आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे एंड दैट इज फर्स्ट इफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स प्लस सी, देन अगर मान लिया हमने f को इंटीग्रेट करके g लेके आए तो इसी को अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करें a टू बी एफ एक्स डी एक्स तो वो हो जाएगा जी एक्स इवेल्युएटेड एट a एंड b एंड दैट विल बी जी बी माइनस जी ए। मतलब जो भी इसका इंटीग्रल है उसमें हमने पहले अपर लिमिट रखा x की जगह, जो भी नंबर आ गया उसको लिख दिया माइनस, फिर उस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह लोअर लिमिट रखा, जो भी वैल्यू आ गया उसको जी ए करके लिख दिया। प्लस सी वाला पार्ट अब नहीं आएगा क्योंकि अगर हम प्लस सी लिख भी लें तो b रखने पे जी बी प्लस सी आएगा और a रखने पे जी ए प्लस सी आएगा, तो वो सी सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, a इज कॉल्ड लोअर लिमिट, b इज कॉल्ड अपर लिमिट, एंड अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कोई भी रिलेशन हो सकता है कि दे कुड बी इक्वल, b बड़ा हो सकता है, a बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अपर लिमिट ही बड़ा हो। ठीक है, नोट 1 टू अप्लाई above formula fx must be continuous between x is equals to a and x is equals to b। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लगाने के लिए क्या होना चाहिए कि जो भी फंक्शन f है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इस लिमिट के बीच में। अगर वो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो फिर हमें इन लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा दो इंटीग्रल में। जिस पॉइंट के अबाउट भी डिसकॉन्टिन्यूस है उसके हम ब्रेक करके फिर सेपरेट इवैल्यूएट करेंगे, सेपरेटली इवैल्यूएट करेंगे। एक तो ये पॉइंट हो गया। नोट 2 इफ बाय पार्ट्स इज यूज्ड then the integration of second function should be indefinite only। ठीक है, अगर हमने बाई पार्ट्स यूज़ किया तो बाई पार्ट्स में क्या होता है कि दो फंक्शन होता है, एक को फर्स्ट बोलते हैं, एक को सेकंड बोलते हैं। फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करते हैं। तो जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट ही होना चाहिए। उस इंटीग्रेशन में डायरेक्टली लिमिट नहीं रखेंगे। पहले तो उसको इंडेफिनेट इंटीग्रेट की तरह इंटीग्रेशन किया, दूसरे फंक्शन को मतलब फर्स्ट पार्ट जो होता है बाई पार्ट में उसमें तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखा होता है, दूसरे वाले पार्ट में फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं। सेकंड को तो इंटीग्रेट दोनों जगह ही करते हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में जो इंटीग्रेशन आएगा सेकंड फंक्शन का वो इंडेफिनेट आएगा, इनटू फर्स्ट फंक्शन आएगा, फिर उस पूरे में लिमिट रखेंगे। इंडिविजुअली ऐसे नहीं रह सकते। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है, अगर मान लिया हमारे पास है 0 से लेके पाई तक x sin x dx, तो अगर इसको इंटीग्रेट करें तो इसको हमने फर्स्ट फंक्शन बोला, साइन को सेकंड फंक्शन बोला। तो हम ऐसा नहीं करेंगे साइन को इंटीग्रेट कर लिया 0 से पाई तक, नहीं, वो इंडेफिनेट होगा। तो x एज इट इज, साइन x का इंटीग्रेशन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन cos x होगा, तो उसको पूरा ऐसे लिखेंगे ये। ठीक है, उसके बाद इस पूरे को इवैल्यूएट कर सकते हैं 0 से लेके पाई तक, फिर माइनस ये सेकेंड पार्ट हो गया। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे करके आएगा।
तो कहने का मतलब क्या है कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा तो ये तो एक नंबर आ जाएगा, तो ऐसे नंबर नहीं रह सकते। सो दिस इज इक्वल्स टू, अगर हमने अपर लिमिट पाई रखा तो ये पाई हो जाएगा, कॉस पाई -1 होता है तो ये 1 हो जाएगा, माइनस फिर लोअर लिमिट रखा पूरे में तो ये 0 हो जाएगा। अब कॉस 0 1 होगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे 0 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। पाई रखने पे कॉस पाई -1, फिर 0 रखने पे कॉस 0 1, तो नेट आंसर कितना हो गया, पाई -2, ये आंसर हो गया, ठीक है। दिस इज नोट 2। Note 3. In substitution, limits must be changed accordingly, ये ठीक है। और after integration convert answer into expression of original variable and then substitute value of original variable। मतलब अगर हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया, ओरिजिनल क्वेश्चन एक्स वेरिएबल में है, उसको हम कन्वर्ट करके टी लेके आए, तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि पुराने वाला जो एक्स है उसको ऑल टुगेदर छोड़ ही दिया और लिमिट से चेंज कर लिया, जो आंसर आया फिर उसको इवेल्युएट कर लिया। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन तो हमने एक्स को मतलब टी के टर्म्स में कन्वर्ट करके कर लिया, जो आंसर आया टी के टर्म्स में उसको वापस एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया और फिर एक्स वाला लिमिट्स यूज़ कर लिया। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। Note 4, if not stated otherwise, the limits are the values of variable। जैसे अगर मान लिया लिखा हुआ है 2 से लेके 8 तक और x² dx³ लिखा हुआ है, मान लिया केवल ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें यहाँ dx नहीं है, ये तो dx³ है। अब dx³ का मतलब क्या होगा, ये जो लिमिट्स होगा वो x³ की वैल्यूज़ हैं, तो ये x³ बराबर 2 लिखा है, ये x³ बराबर 8 लिखा है फॉर एग्जाम्पल।
अच्छा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने बोला था कि डी एफ एक्स को एफ डैश एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसको अगर ऐसे एक्सप्रेस कर दिया तो इस इंटीग्रल के लिए तो अब इंटीग्रेटिंग वेरिएबल एक्स हो गया, तो लिमिट का वैल्यू भी एक्स का आना चाहिए। तो लिमिट का वैल्यू कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब बराबर 2 एंड एक्स क्यूब बराबर 8 था, तो वहाँ से एक्स का वैल्यू 2 का क्यूब रूट एंड 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब वैल्यूज़ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ डी एक्स क्यूब था तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल एक्स क्यूब हो गया, तो ये एक्स क्यूब की वैल्यूज़ हैं। यहाँ डी एक्स है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल एक्स है, तो ये एक्स की वैल्यूज़ हैं। अब ये एक्स रेज टू पावर 4 हो गया, उसका इंटीग्रेशन 3x रेज टू पावर 5/5 और 2 रेज टू पावर 1/3 से 2 तक इवेल्युएट किया। सो आंसर विल बी 3/5। 2 रेज टू पावर 5 बराबर 32 माइनस 2 रेज टू पावर 5/3, ये हमारा आंसर हो गया। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, ठीक है, क्वेश्चन 1 में 3 to 8 साइन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 डी एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, तो ये जो रूट एक्स प्लस 1 है इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1/2 रूट एक्स प्लस 1। तो 1/रूट एक्स प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, बस एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया कि अगर ये f है तो 1/this पूरा f डैश हो गया, 1/ ये f डैश हुआ है, ये अकेला f डैश नहीं है, तो इस f डैश को तो हमने dx के साथ छोड़ दिया और sin x का इंटीग्रेशन लिख लिया। तो 2 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस एक्स।
तो माइनस कॉस एक्स प्लस वन 3 से लेके 8 तक, विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, माइनस को बाहर निकाल दिया, कॉस के अंदर जब हमने अपर लिमिट रखा तो 8 प्लस 1 इज़ 9, 9 का स्क्वायर रूट इज़ 3, तो कॉस 3 माइनस कॉस 3 प्लस 1 इज़ 4 का स्क्वायर रूट इज़ 2, यह आ गया वैल्यू, या फिर ट्वाइस ऑफ cos 2 माइनस cos 3, ये आंसर आ गया। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, cos c माइनस cos t का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज 0 से पाई बाई 4 cos 2x इंटू रूट ओवर 4 माइनस साइन 2x इंटू dx। सो दिस इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 4, ठीक है। cos 2x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और उसको लिखिए cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स इंटू रूट ओवर dx। इंडेफिनिट में जैसे हमने बोला था कि इसका डेरिवेटिव इसके टर्म्स में आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव ये है एग्जैक्टली तो इसको भी हम इन दोनों में से किसी भी टर्म्स में लिख सकते हैं, बोथ विल वर्क। इसको मान लिया हमने साइन प्लस कॉस के फॉर्म में लिखा, तो दिस विल बी 5 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो कितना होगा, साइन प्लस कॉस, फिर उसका डेरिवेटिव ये, तो इसका डेरिवेटिव पूरा ऐसे आ जाएगा, बस एक 2 और एक्स्ट्रा आएगा। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि अगर मैं इसको f बोल लूँ, ठीक है, रूट के अंदर वाले को f बोल दिया, तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा, दैट विल बी माइनस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू साइन कॉस माइनस साइन, तो -2 के लिए ऐसे कर दिया, दिस इज माइनस हाफ, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 2 2 खत्म हो जाएगा, पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू, अच्छा इसमें जैसे हमने विदाउट सब्सटीट्यूशन किए डायरेक्टली आंसर लिख रहे हैं, तो जो आंसर है वो x के टर्म्स में, तो लिमिट भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू भी x के टर्म्स में रख रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा रूट f और ये f डैश हो गया, तो अगर f डैश को छोड़ दें तो ये रूट x की तरह ट्रीट हो जाएगा। रूट x मतलब x रेज़्ड टू पावर हाफ का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x रेज़्ड टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेज़्ड टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये इंटीग्रेशन हो गया। और हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 0 से π/4, 0 से π/4 तक निकालना है, ठीक है। तो π/4 रखा, π/4 रखने पे ये भी 1/√2, इसका होल स्क्वायर 1/√2 1/√2, तो 2/√2 दैट इज √2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो 5 माइनस 2 विल बी 3, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2 2 कैंसिल हो गया, 1/3 तो बाहर चला गया, अपर लिमिट रखने पे 3 आया, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 5 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 4, सो आंसर इज 1/3। कुछ हमने गड़बड़ कर दिया है क्या, ये 3/2 पावर नहीं दे, थ्री बाई टू, तो इस माइनस से इसको फ्लिप कर लिया, ये बिल्कुल सही है, 1/3 उल्टा करेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2, उसका क्यूब इज 8 माइनस दिस विल बी 3√3,
2 तो भूल ही गई, तो 5 - 2 गया 3 रेज़्ड टू पावर 3। अब सही है, दिस विल बी द आंसर। अल्फ़ा से बीटा dx अपॉन रूट ओवर x माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस x। इसमें x माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस x में हम ये सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो dx हो जाएगा अल्फ़ा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस बीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। सो दिस विल बी अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। एक तो ये हो गया, दूसरा x माइनस अल्फ़ा विल बी प्लस बीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फ़ा। ये दोनों बीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही बीटा माइनस एक्स बराबर बीटा माइनस अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा बीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को क्लब किया तो बीटा माइनस अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ क्या होगा कि x बराबर अल्फ़ा रखा, अल्फ़ा, तो इसको इधर ले आए, अल्फ़ा कॉमन आ गया, तो अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर π/2। अगर रखा x बराबर बीटा तो ये बीटा हो गया, इसको इधर ले आए तो बीटा माइनस बीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा बराबर 0, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 मतलब थीटा बराबर 0। देखो, जब हमने नए वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट किया है पुराने के टर्म्स में, तो हम क्या करेंगे, थीटा को 0 से π/2 तक ले जाएंगे। ठीक है, तो उससे सारी वैल्यूज़ कवर हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे हम कोई ऐसा जनरल सोल्यूशन नहीं लिख रहे हैं। तो जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो जो नया वेरिएबल है पुराना वेरिएबल है उसमें 1-1 रिलेशन होना चाहिए, मतलब एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू आनी चाहिए। तो इसलिए हमने थीटा को लिमिट कर लिया 0 से π/2 के बीच में, और उसके बीच में ही लिमिट्स निकाला। ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे और इसके हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 0 से π/2 में क्या हो गया, साइन और कॉस की वैल्यू यूनिक आएगी। अब इसको सब्स्टिट्यूट किया तो दिस विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा π/2। अपर लिमिट कितना हो गया, 0, बीटा रखने पे dx की जगह कितना आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन रूट के अंदर x माइनस अल्फ़ा, यह आ जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर बीटा माइनस एक्स दूसरे वाला फैक्टर कितना आ जाएगा, ये भी वापस बीटा माइनस अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, बीटा अल्फ़ा से बड़ा है तो ये बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, इसको मतलब ऐसे कर लिया 0 से π/2।
इन लिमिट्स को पलट लिया तो एक माइनस बाहर आएगा, उस माइनस से इसको पलट लिया तो ये आ गया बीटा माइनस अल्फ़ा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन मॉड के अंदर बीटा माइनस अल्फ़ा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, बीटा क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फ़ा से बड़ा है तो इसलिए ये पॉजिटिव है। ठीक है, 0 से π/2 के बीच में साइन भी पॉजिटिव है कॉस भी पॉजिटिव है तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा, मॉड ऐसे ही हट जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया तो केवल कितना बचा 2। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 × x फ्रॉम 0 से π/2 तो दैट विल बी π/2 रखने पे आंसर नेट कितना आएगा पाई। फाइनली आंसर इज पाई। अब आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज 0 से ln 2 e⁻x अपॉन 1 प्लस दिस विल बी, इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है तो ये अगर f है तो ये f डैश है तो f डैश को छोड़ दिया, इसको x मान लिया तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x 0 से ln 2 सो दिस इज इक्वल्स टू ln ऑफ ln 2 रखा तो 1 प्लस e⁻ln 2 ये हो जाएगा, e और ln चला जाएगा, 2 बचेगा यहाँ, 1 + 2 3 हो गया, माइनस e⁻0 1 हो गया तो 1 + 1 2 हो गया तो दिस इज ln 3/2 ये हो गया आंसर। ठीक है, अब फिफ्थ वाले पार्ट का 0 से 1 साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x² dx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अगर f है तो इसका डेरिवेटिव 1/√1 - x² f डैश हो जाएगा तो f डैश को dx के साथ छोड़ दिया, इसका इंटीग्रेशन f का या x का इंटीग्रेशन x² 2 फ्रॉम 0 से 1 रखने पे इट विल बी π/2, 0 रखने पे 0/2 तो नेट आंसर कितना हो जाएगा π² 8। ठीक है, अब सिक्स्थ पे आते हैं। 0 से π sec² x अपॉन 16 प्लस tan² x इंटू dx दिस इज इक्वल टू tan का डेरिवेटिव sec² होगा तो इसका डेरिवेटिव वो ऊपर लिखा है sec² x तो अगर ये f है तो ये f डैश हो गया, f डैश को हमने dx के साथ छोड़ दिया तो ये 1/x² a² प्लस x² हो गया जिसका इंटीग्रेशन होगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a 0 से पाई। ठीक है, अब पाई रखने पे tan पाई 0 हो गया तो 1/4 0, tan पाई 0 हो गया, tan इनवर्स 0 0 हो गया तो ये पूरा वाले 0 हो गया, 0 रखने पे tan 0 0, tan इनवर्स 0 फिर 0 तो कितना आ गया 0। बट ऑफ कोर्स दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि हमने बोला था कि इंटीग्रेशन को a से b के बीच में इंटीग्रेट करने के लिए, a से b के बीच में इवैल्यूएट करने के लिए ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूस होने का मतलब डिफाइन ही नहीं होगा, tan x इज नॉट डिफाइंड तो कॉन्टिन्यूस तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इस लिमिट पे ऐसे डायरेक्टली इवैल्यूएट नहीं कर सकते। ठीक है, इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन तो यही आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहीं पहुंचेंगे।
तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इंटीग्रेशन तो ये ही आएगा, ठीक है, बट इवेल्युएशन डायरेक्टली नहीं होगा। करेंगे कैसे, इसको हम 0 से π/2 पे ब्रेक किया, sec² x अपॉन 16 प्लस tan² x प्लस π/2 से पाई। अब इन दोनों इंटरवल्स में ये ठीक है 16 प्लस tan² x dx, इन दोनों इंटरवल्स में tan और sec सब डिफाइन है। अच्छा, π/2 पे जो एंड पॉइंट है उस पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो अगर एंड पॉइंट पे क्या करेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालने की बजाय लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अगर एंड पॉइंट पे मतलब यहाँ पे या यहाँ पे अगर ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाए, डिसकंटिन्यूअस हो जाए, तो कोई बात नहीं है। जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है, तो अब जैसे इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन तो यही आएगा, तो यहाँ पे भी 1/4 tan इनवर्स tan x अपॉन 4, ये tan x अपॉन 4, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और क्या है ध्यान देने लायक, कि जैसे हमारा इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या था 0 से पाई, इसके बीच में एक था π/2, तो π/2 पे फंक्शन अनडिफाइंड था, इसलिए हमने इसको ब्रेक किया अलग अलग। बट दिक्कत क्या है, जो पहले वाला इंटीग्रेशन है उसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 तक। तो ये फर्स्ट इंटरवल यहाँ से यहाँ तक है, सेकंड वाला यहाँ से यहाँ तक है। तो फर्स्ट वाले में π/2 पे तो ये फंक्शन अनडिफाइन है, तो हमने क्या बोला, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। तो जो लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे उसके लिए फर्स्ट के लिए 0 से π/2 तक जा रहे हैं, तो π/2 की तरफ किस साइड से जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो बेसिकली फर्स्ट वाले इंटीग्रल के लिए हमने अभी बोला कि π/2 पे लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, बट वो π/2 क्या होगा, π/2 माइनस, क्योंकि फर्स्ट इंटरवल के लिए इधर से जा रहे हैं π/2 के लिए। जो सेकेंड इंटीग्रेशन है π/2 से पाई तक, इसमें भी π/2 पे अनडिफाइन है, बात तो सेम ही है, सेम ही फंक्शन लिखा हुआ है, बट इस वाले केस में π/2 की तरफ इस साइड से जाएंगे। तो इस वाले केस में जो π/2 होगा वो बेसिकली π/2 प्लस होगा, ठीक है। इस वाले केस में इट विल बी π/2 प्लस। अब क्वेश्चन उठेगा कि π/2 माइनस और π/2 प्लस में क्या फ़र्क पड़ता है, तो आंसर इज बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे tan x का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ऐसे बनेगा वो, ये हो गया पाई, ये हो गया π/2, ये हो गया 0। अगर हम π/2 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से जाएं ऐसे, तो वैल्यू कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी को। और अगर हम π/2 की तरफ इस साइड से जाएं ग्राफ के ऊपर, tan x के ग्राफ के ऊपर, तो वैल्यू कहाँ जाएगी, नीचे माइनस इन्फिनिटी। तो उसका मतलब क्या है कि 1/4 tan इनवर्स π/2 माइनस पे इस साइड से वैल्यू कहाँ जा रही है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तब तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, माइनस tan इनवर्स 0 रखेंगे तो tan प्लस 1/4 tan इनवर्स पाई रखेंगे तो tan पाई 0 होता है, तो 0 माइनस tan इनवर्स π/2 प्लस, ये जो अंदर वाला tan है इसी की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे भी इसी tan x की वैल्यू निकाली थी, और ये ग्राफ भी tan x का ही है। तो अगर हम π/2 की तरफ पॉजिटिव साइड से जाएंगे, मतलब इस साइड से जाएंगे, तो वैल्यू कहाँ जाएगा, नीचे माइनस इन्फिनिटी। तो ये माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी अपॉन 4 कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को, तो ये माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, ठीक है। अब तीसरा ग्राफ पिक्चर में आएगा tan इनवर्स का, ये ठीक है। tan इनवर्स का ग्राफ ऐसे बनता है, x एक्सेस, y एक्सेस, π/2 माइनस π/2, ये y इज इक्वस टू tan इनवर्स x है, ये y इज इक्वस टू tan x था। तो अगर हम इसमें इन्फिनिटी की तरफ जाएं
तो वैल्यू इधर किधर किसको अप्रोच करेगा, π/2 को। तो अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएं तो इसका वैल्यू कहाँ आ जाएगा, π/4। तो ये हो जाएगा π/4 माइनस 0 प्लस 1/4, tan 1 0 इज 0 माइनस, अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएं तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा, -π/2। तो इट इज़ -π/2। So this will be π/8 minus minus plus π/8, तो नेट आंसर विल बी π/4। इस क्वेश्चन का नेट आंसर ये होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट 1, इंटीग्रल कैन बी evaluated even if function to be integrated is discontinuous or undefined at lower or upper limit। जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उस पर फंक्शन का डिसकॉन्टिन्यूस हो जाए या अनडिफाइन हो जाए तो भी हम इंटीग्रल इवैल्यूएट कर सकते हैं। इन दिस केस फाइंड लिमिटिंग वैल्यू एट दैट पॉइंट। सही है। और लिमिटिंग वैल्यू किस साइड से आएगा, जैसे अगर मान लिया जो इंटीग्रल का लिमिट है 2 to 5 है और मान लिया 5 पे अगर अनडिफाइन हो जाए फंक्शन, कोई भी फंक्शन दे रखा है तो उसका इंटीग्रल तो हो सकता है डिफाइन हो जाए। तो 2 to 5 में 5 की तरफ तो वैसे तो हम लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो तरफ से जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से। बट हम किस तरफ से जाएंगे, तो जो भी हमारा इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन होगा, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन उसकी तरफ से जाएंगे 5 की तरफ। अब वो लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया हम ऐसे लिखें कि 0 से लेके 1 तक और ln x dx माने यही है, तो ln x 0 पे अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन x ln x माइनस एक्स हो गया 0 से लेके 1 तक। अब इसमें इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, 0 से लेके 1 तक। तो 0 की तरफ किस साइड से जाएंगे, राइट हैंड साइड से। तो ये जो 0 है ये 0 प्लस रहेगा। ठीक है, तो अब अपर लिमिट रखेंगे तो 1 इंटू ln 1 माइनस 1 ये हो गया। लोअर लिमिट रखेंगे तो लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड 0 प्लस x ln x माइनस ये जो हो गया 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ln 1/x। अब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया। ठीक है, तो LH रूल लगा लिया तो 1/x माइनस 1/x² माइनस x हो गया। अगर x 0 को जा रहा है तो 0 हो गया। क्या निकलना, क्या इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो बचा ही क्या,
ये बचा बस -1, तो इंटीग्रेशन कितना आएगा -1। Point 2, which says definite integral of fx between x is equals to a and x is equals to b gives the algebraic area under the curve। ठीक है, एल्जेब्रिक एरिया का मतलब क्या है, वर्ड एल्जेब्रिक क्यों यूज किया गया है? एब्सोल्यूट एरिया जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा अगर एरिया कुछ बाउंड नहीं हो रहा तो। विद एरिया, ठीक है, और वो साइन कन्वेंशन क्या होगा कि अगर हमारा इंटीग्रेशन लेफ्ट टू राइट होगा, मतलब अगर लोअर लिमिट जो है वो छोटा है, अपर लिमिट है वो बड़ा है, अगर ऐसा है तो जो एरिया होगा एक्स एक्सिस के ऊपर उसको तो हम प्लस साइन के साथ लेंगे, और जो एक्स एक्सिस के नीचे एरिया होगा दैट विल बी टेकन विद नेगेटिव साइन। ठीक है, कन्वेंशन भी उल्टा हो जाएगा। देन एरिया अबव एक्स एक्सिस विल बी नेगेटिव एंड बिलो एक्स एक्सिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एरिया का मतलब क्या है, दैट इज इफ इंटीग्रेशन इज टुवर्ड्स राइट। इंटीग्रेशन इज टुवर्ड्स राइट इसका मतलब क्या है कि लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज लेस देन अपर लिमिट। ठीक है, अगर ऐसा है, उल्टा है तो उल्टा हो जाएगा। इफ इंटीग्रेशन इज टुवर्ड्स राइट देन एरिया अबव एक्स एक्सिस will be taken with positive sign and area below x-axis will be taken with negative sign। ठीक है, तो मतलब जैसे हम बोलें कि a से b तक इंटीग्रेट किया ये y बराबर एफ एक्स को। ठीक है, तो मान लिया इंटीग्रल a से b तक एफ एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू I1 आ गया मान लिया, तो केस 1। ठीक है, ये एरिया मान लिया A1 है, ये A2 है, तो I1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? I1 की वैल्यू सिंपली इस केस में क्या आएगा, A से B मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं वो सही है, तो जो ये वाला एरिया है, एरिया तो पॉजिटिव होगा, A1 A2 तो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ की हेल्प से आई एम टेलिंग कि I1 का वैल्यू कितना आएगा नेट। तो दिस विल बी काउंटेड विद पॉजिटिव साइन एंड ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो ये आंसर आएगा A1 माइनस A2। ठीक है, तो इंटीग्रल का वैल्यू इतना आएगा। केस 2, अगर मान लिया ये A है, ये B है, ये मान लिया जो एरिया है वो A3 है, A4 है, A5 है, तो इसमें क्या हो गया, A टू B जो है वो उल्टा हो गया, राइट टू लेफ्ट हो गया होगा। तो जो I की वैल्यू इवेल्युएट होगी
उसमें -a3 प्लस a4 माइनस a5। अब ये वैल्यू जो भी आ जाए, अगर ये ज़्यादा है तो नेट पॉजिटिव आ जाएगा, ये दोनों ज़्यादा है तो आई का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, सेट की इंटीग्रेशन जो है वो एरिया देता है। अगर एरिया देता तो एरिया तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू कभी नेगेटिव ही नहीं आती। बट ऐसे थोड़ा होता है, इंटीग्रेशन की वैल्यू तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही आ सकती है, बिकॉज एरिया भी एरिया जो है वो एल्जेब्रिक एरिया इट विल गिव, नॉट एब्सोल्यूट एरिया। Let I is equals to 0 to pi by 4 and 2 cos x minus 1 upon 4 plus tan square x d. Find whether I is नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। ठीक है, आंसर क्या है? cos x का जो ग्राफ है वो ऐसे होता है, तो अगर हम 0 से π/4 तक जाएं तो cos x की जो वैल्यू है इन 0 से π/4, इन 0 से π/4 2 cos x कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से 2/√2, ये ठीक है, दैट इज नथिंग बट 0 से √2 तक। ठीक है, 0 से √2 कहाँ से आ गया? cos x का वैल्यू तो इतना जा रहा है, 1/√2 से लेके 1 तक, तो 2 cos x हो जाएगा 2/√2 से लेके 2 तक। दैट मीन्स √2 से लेके 2 तक जाएगी वैल्यू 2 cos x की, तो 2 cos x माइनस 1 जो होगा वो जाएगा √2 माइनस 1 से 1 तक। ठीक है, नाउ दिस इज ए पॉजिटिव वैल्यू। तो जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करें 0 से π/4 तक, तो 0 से π/4 एक तो टुवर्ड्स राइट हो गया, एंड ये जो फंक्शन है f(x) जो है इसमें 4 प्लस tan स्क्वायर डेफिनेटली पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव है, तो f(x) बराबर 2 cos x माइनस 1 अपॉन 4 प्लस tan स्क्वायर x इज ग्रेटर देन 0 इन 0 से π/4। तो 0 से π/4 में अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ग्राफ ऊपर ही आएगा, तो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया ऊपर आएगा, एंड इंटीग्रेशन इज टुवर्ड्स राइट, तो उसका मतलब क्या है कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये ठीक है, एज एरिया लाइज अबव एक्स एक्सिस एंड इंटीग्रेशन इज टुवर्ड्स राइट, this implies I will be positive। ठीक है, I एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, और पॉइंट 3, if f(x) is continuous in a to b and if a to b f(x) dx is equals to 0, then इसको एज ए थ्योरम यूज कर सकते हैं कि मान लिया f(x) एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है a से b के बीच में, और
ए से बी के बीच का इंटीग्रल इसका जीरो है, तो इंटीग्रल जीरो होने का मतलब है एल्जेब्रिक एरिया जीरो हो गया। तो एल्जेब्रिक एरिया जीरो का कैसे हो सकता है कि कुछ एरिया नीचे आया होगा, कुछ एरिया ऊपर आया होगा, वो आपस में कैंसिल हो गया होगा वैल्यू वाइज, तभी जीरो आया होगा। तो अगर नीचे भी एरिया बाउंड हो रहा है, ऊपर भी एरिया बाउंड हो रहा है, तो ग्राफ नीचे भी होना चाहिए, ऊपर भी होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ग्राफ ऐसे चलते चलते अचानक जंप नहीं कर सकता। तो अगर ग्राफ कुछ ऐसे बना, नीचे भी ग्राफ है, ऊपर भी ग्राफ है, तो इसको एक्स एक्सिस को कट करना पड़ेगा, और अगर एक्स एक्सिस को ये कट करेगा तो फिर एक रूट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर एल्जेब्रिक एरिया जीरो है एंड कॉन्टिन्यूस है, देन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो विल हैव एट लीस्ट वन रूट in a to b in this interval। ठीक है, इसको हम एज ए थ्योरम ट्रीट कर सकते हैं। अब इसी से मिलता जुलता हम और भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। पॉइंट 4, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड नॉन नेगेटिव function in a to b, इसको दोनों एज ए क्वेश्चन भी ट्रीट कर सकते हैं एंड a to b या थ्योरम भी मान सकते हैं। एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन तो पहले तो अभी तक जो लिखा है उसको हम प्रोसेस करते हैं कि क्या क्या बोला उसने बोला कि अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, कोई ब्रेक नहीं आया, एंड नॉन नेगेटिव है। तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ नहीं होगा, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ऑन एक्स एक्सिस होगा, या फिर अबव एक्स एक्सिस होगा। एंड ए टू बी में एफ एक्स डी एक्स जीरो है, तो ए से बी तक जो ग्राफ आएगा, मतलब जो एल्जेब्रिक एरिया है वो जीरो है। तो एल्जेब्रिक एरिया जीरो कैसे हो सकता है कि अगर नीचे ग्राफ आ रहा है तो ऊपर भी आना चाहिए, तभी वो एरिया कैंसिल होगा। बट नीचे तो ग्राफ आ ही नहीं सकता क्योंकि नॉन नेगेटिव बोल दिया है, तो नीचे ग्राफ तो नहीं आ सकता। तो अगर ग्राफ ऊपर आ रहा है तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि वैल्यू जीरो हो जाए। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए ग्राफ तो कुछ ना कुछ एरिया तो बाउंड होगा ही होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वैल्यू जीरो हो जाए। ग्राफ अगर नीचे नहीं जा सकता तो फिर ग्राफ ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना है, अगर एल्जेब्रिक एरिया को जीरो होना है तो उसका मतलब क्या है कि ग्राफ को केवल ऑन एक्स एक्सिस ही रहना पड़ेगा, तभी कोई एरिया बाउंड नहीं होगा और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगा। देन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू बी, ऐसे हो गया। ठीक है, अगर इस नॉन नेगेटिव की बजाय अगर मैं नॉन पॉजिटिव लिख दूं देन ऑल्सो इट विल वर्क, तो भी एक ही बात है, तो भी लॉजिक सेम है। नॉन पॉजिटिव लिख दें तो फिर ग्राफ ऊपर नहीं जा सकता, तो ऊपर नहीं जा सकता तो नीचे भी नहीं जाना चाहिए, तो फिर भी वापस सेम लॉजिक से ऑन एक्स एक्सिस ही रहेगा। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा कि क्वेश्चन जो आएगा वो तो कुछ मतलब ऑफकोर्स इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तो लगेगा ही, बट वो कितना इंटेंसिटी से लग रहा है, उसका रोल क्या है। तो एक तो ऐसे हो सकता है कि जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं एग्जामिनेशन में, उसके पीछे पर्पज़ क्या है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का अगर हम आंसर लिखेंगे ऑप्शंस में तो हो सकता है कोई बच्चा आंसर को डिफ्रेंशिएट करके आंसर निकाल ले, मतलब ऑप्शंस को डिफ्रेंशिएट करके आंसर निकाल ले विदाउट
फाइंडिंग द इंटीग्रल। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एग्जामिनर क्या कर सकता है, अगर उसको हमें स्किल चेक करनी है कि इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कितना आता है, डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेट करने आते हैं नहीं आते हैं, तो वो क्या करेगा कि वो लिमिट डाल के दे देगा। ये ठीक है, मतलब डेफिनेट होगा क्वेश्चन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ही पूरा, बस लास्ट स्टेप पे डेफिनेट में उसको कन्वर्ट कर दिया कि लिमिट्स डाल दिया 0 से 1 तक। तो हमें इंटीग्रेशन करना तो आनी चाहिए। जब फाइनल आंसर आएगा, बस डेफिनेट इंटीग्रेशन का रोल कहाँ पे आएगा, बिल्कुल फाइनल स्टेप पे। जब फाइनल एक्सप्रेशन आया उसमें हमने लिमिट 0 से 1 रख दिया, आंसर बता दिया। एक तो हो गया ये क्लास ऑफ क्वेश्चंस। दूसरा क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि उस करना चाहें तो वो नॉन इंटीग्रेबल हो, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लिमिट ऐसे लगा के दे दें कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी। ठीक है, जो लिमिट्स के हिसाब से चेंज होगा, मतलब जो लिमिट्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी लगेगा, तो हो सकता है कि उन प्रॉपर्टीज़ की वजह से इंटीग्रेट हो जाए। मतलब वैसे इंटीग्रेट ना हो इनडेफिनिट की तरह नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन हो, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी की वजह से हो सकता है कि इंटीग्रेट हो जाए। तो सेकेंड क्लास ऑफ क्वेश्चन ये भी है। कहने का मतलब क्या है कि अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई क्वेश्चन दे रखा है, तो एक तो हो सकता है कि वो इन एसेंस इंडेफिनिट का ही क्वेश्चन हो और डेफिनेट का रोल बिल्कुल लास्ट स्टेप पे आ रहा हो वैल्यू रख के आंसर निकालने में, और दूसरा ये भी हो सकता है कि उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की कोई प्रॉपर्टी लग रहा हो और उस प्रॉपर्टी को लगा के वो सॉल्व हो रहा हो और इंडेफिनिट वाइज वो सॉल्व ही ना हो रहा हो। दिस इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। ये ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अब प्रॉपर्टीज क्या हैं, अब उसी पे हम चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन या DI। तो पहली 2-3 प्रॉपर्टी तो ऐसी हैं, मतलब दे आर मोर लाइक इंट्यूटिव मैनिपुलेशन रादर देन प्रॉपर्टी। अगर ऐसे लिखा है A से B तक fx dx, तो अगर हमने लिमिट्स को चेंज कर दिया B से A तक fx dx कर दिया, तो ऑफ कोर्स एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ इसमें कुछ है ही नहीं। प्रूफ के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मान लिया fx का इंटीग्रल gx है, तो gx में एक बार b रखेंगे एक बार a रखेंगे, घटाएंगे तो ये लिखा होगा gb माइनस ga। इसमें f का इंटीग्रल अगर g आया तो ये हो जाएगा ga माइनस gb, और फिर माइनस कर दिया तो gb माइनस ga दोनों सेम हो गया। तो इट इज़ वेरी इंट्यूटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लिया a टू b fx dx लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि f को हमने इंटीग्रेट किया x के रेस्पेक्ट में, फाइनल आंसर निकाल लिया। जो भी आंसर हमारा x के टर्म्स में है उसमें फिर हमने x की जगह b रखा, तो एक नंबर आ जाएगा b के टर्म्स में, और माइनस फिर हमने a रखा x की जगह, तो एक a वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर वैल्यू है a तो ऑफ कोर्स एक नंबर आ जाएगा। तो जो हमने x के टर्म्स में इवैल्यूएट किया था फाइनल आंसर में, वो x नाम की चीज़ तो ख़त्म ही हो गई। एक बार हमने उसकी जगह b रख दिया, एक बार a रख दिया, तो x नाम की चीज़ कुछ नहीं बची। तो जो हम अगर हम उसी को x की बजाय t बोलते और फिर इंटीग्रेट करते तो कुछ भी चेंज नहीं होता, क्योंकि लास्ट में तो x नाम की चीज़ कोई बची नहीं है। तो उसको x बोल के फिर x की जगह b और a रखें, या फिर हम उसको t बोलें और फिर t की जगह b और a रखें, एक्सप्रेशन सेम ही है, fx वाला एक्सप्रेशन सेम ही है, बस इसमें एक में x लिखा है एक में t लिखा है। तो फाइनल आंसर पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि फाइनल आंसर में x नाम की तो कोई चीज़ होगी नहीं, क्योंकि x की जगह ये दोनों सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, fx को इंटीग्रेट करो x के रेस्पेक्ट में, फिर x की जगह b और a रखें, या ft को इंटीग्रेट करें t के रेस्पेक्ट में। ये ठीक है, ऑफकोर्स अगर यहाँ x की जगह t लिखा है तो dx की जगह भी dt आएगा, तभी तो सब कुछ सेम रहेगा। इसको इंटीग्रेट करें फिर t की जगह b और a रख दें, दोनों वैल्यूज अल्टीमेटली जाके तो एक ही आएगा। लगता है कि ऐसे किया ही क्यों, सीधा सीधा ऐसे ही क्यों नहीं कर लिया? तो उसका आंसर ये है कि देखो, ऐसा हो सकता है कि हम आगे चल के एक इंटीग्रल को हमने ब्रेक किया 2 पार्ट में, फिर एक के ऊपर हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया,
वो एक्सप्रेशन आ गया टी वगैरह के टर्म्स में। अब आगे चल के अगर हमारे पास दो इंटीग्रल आए एक जैसी लिमिट वाले, एक में वेरिएबल x है और एक में t है, तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलेगा कि जो इंटीग्रल के अंदर t लिखा है उसको हम भी x लिख सकते हैं और दोनों इंटीग्रल को क्लब कर सकते हैं। तो ये इस तरह की मैनिपुलेशंस में काम आएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स इससे इस प्रॉपर्टी से ऐसा नहीं होगा कि जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि कुछ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बट वो डेफिनेट में प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि इस प्रॉपर्टी की हेल्प से या इस प्रॉपर्टी की हेल्प से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये तो केवल मैनिपुलेशन में यूज आएगा। मतलब ऐसा थोड़ा होगा कि हमने कोई एक्सप्रेशन लिखा x के टर्म्स में और वो इंटीग्रेट नहीं हो रहा, फिर हमने उसी एक्सप्रेशन को t के टर्म्स में लिख दिया वो इंटीग्रेट हो जाए, ऐसा थोड़ा होगा। तो ये प्रॉपर्टी जो दोनों हैं, इनफैक्ट जो अभी अगली तीसरी भी आएगी, इन तीनों प्रॉपर्टीज में केवल मैनिपुलेशन के में हेल्प करेगा, सॉल्व करने में हेल्प नहीं करेगा एज सच। प्रॉपर्टी थर्ड क्या है कि अगर a टू b fx dx लिखा है तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx। ठीक है, और अगर a से b तक जाना है तो हम a से c तक चले गए और c से b तक चले गए, तो एक ही बात है a b। अच्छा, जो c है वो बाहर भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है, कुछ ज़रूरी नहीं है कि a से b के बीच में ही c लाई करे, बाहर भी जा सकते हैं। जैसे a से c तक गए फिर c से b तक गए। ठीक है, वैसे ही देख सकते हो अगर इसका इंटीग्रल gx आएगा तो ये gb माइनस ga हो गया, ये gc माइनस ga, ये gb माइनस gc, तो gc gc कैंसिल हो गया, gb माइनस g आ गया, तो दोनों बराबर ही होगा। मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, c में और मे नॉट lie between प्रॉपर्टी सी है, सॉरी जो वैल्यू सी है वो ए और बी के बीच में लाई भी कर सकता है, नहीं भी लाई कर सकता। अभी जैसे हमने बोला था ना कि एक 10x वाला क्वेश्चन लिया था और उसको हम इंटीग्रेट करे थे 0 से पाई के बीच में, एंड दैट फंक्शन वाज बिकमिंग अनडिफाइंड एट एन इंटरमीडिएट पॉइंट π/2। तो वहाँ हमने इंटीग्रल को π/2 पे ब्रेक किया, फिर दो जो इंटीग्रल आगे उनको कर लिया, तो उसमें पॉइंट बीच में था। और किसी प्रूव करने वाले क्वेश्चन में हो सकता है कि हमें इंटीग्रल हो सकता है हमें उसको बाहर जाके ब्रेक करना पड़ेगा, 1 से 5 तक लिखा प्लस 5 से 2 तक लिखा, तो वो हमें समझ में आना चाहिए। तो इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी का, एक तो हमने यही बोला कि अगर फंक्शन बीच में अनडिफाइंड या डिसकॉन्टीन्यूस हो जाए तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा उस पॉइंट के अराउंड। अगर इंटरवल के अंदर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, डिसकॉन्टीन्यूस हो जाए, तो उसको हम उस पॉइंट के अराउंड ब्रेक करके फिर अलग अलग इंटीग्रल में इंटीग्रेट कर सकते हैं। और एक ऐसा भी हो सकता है कि जो fx है वो इस इंटरवल के बीच में अपना वैल्यू चेंज कर रहा हो या अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा हो, कि मैंने 1 से लेके 5 तक लिखा है और उसका 1 से 2 तक कुछ अलग डेफिनेशन हो, 2 से 5 तक कुछ अलग डेफिनेशन हो, तो फिर हम इसको 2 पे ब्रेक करके फिर उन डेफिनेशंस को सब्स्टिट्यूट करके उसके हिसाब से देन वी विल इंटीग्रेट, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब इसमें नोट 1 क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी 3 may be used to integrate functions which are either discontinuous ये ठीक है between the interval or which changes their definitions in the interval। ठीक है, इंटरवल के बीच में अगर डेफिनेशन चेंज हो रहा है तो भी हम हो सकता है कि ब्रेक करना पड़े। लेट्स डू कुछ क्वेश्चंस। Evaluate
फर्स्ट क्वेश्चन, जीरो टू 3/2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 to pi dx. Third, चलो पहले ये क्वेश्चन करते हैं। जो भी बॉक्स है सारी क्वेश्चंस में दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जो हमारा प्रॉपर्टी 3 था कि a से लेके b तक को अगर हमें इंटीग्रेट करना है, a से b तक अगर हमें फंक्शन fx को इंटीग्रेट करना है तो हम a से c तक कर सकते हैं, c से b तक कर सकते हैं। c पे ब्रेक करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? एक तो हो सकता है हमें कुछ इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रल से दूसरे इंटीग्रल तक जाना है, उस तरह की चीज़ें प्रूव करनी है, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि जो अंदर वाला फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाए, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए किसी बीच वाले डिसकॉन्टिन्यूस हो जाए या अनडिफाइंड हो जाए किसी बीच वाले पॉइंट पे, तो वहाँ हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 1, तो इसमें x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से 3/2 तक जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से 9/4 तक जाएगा। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसका वैल्यू क्या होगा? हर इंटीजर पे जैसे इसके आर्ग्यूमेंट में इंटीजर आएगा वैसे ये ब्रेक होगा, ये ठीक है, वैसे ये डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। जैसे अगर इसके आर्ग्यूमेंट में 3 क्रॉस हुआ, माने आर्ग्यूमेंट के अंदर 3 क्रॉस हुआ, तो 3 से जस्ट पहले तो ये इसका वैल्यू 2 आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का, 3 के जस्ट, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से 9/4। अब 9/4 इज बेसिकली 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो जो इस इंटीजर के अंदर वैल्यू आ रहा है, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो वैल्यू आ रहा है एक्स स्क्वायर का, वो इस इंटरवल में 0 से 9/4 तक जाएगा। तो कौन कौन से इंटीजर बीच में क्रॉस होगा? तो 2 पॉइंट समथिंग है तो 1 आएगा बीच में और 2 आएगा, ठीक है। अब जो 1 आएगा और 2 आएगा वो मेरे को ये देखना है कि इसके अंदर 1 और 2 कब आएगा। हो सकता है कि एक्स की, मतलब एक्स की वैल्यू ऐसा थोड़ा कि 1 और 2 पे ब्रेक होगा। एक्स स्क्वायर जहां पे 1 और 2 होगा वहां पे एक्स की वैल्यू क्या है वो हमें निकालनी पड़ेगी, और वो वैल्यूज फिर इस इंटरवल के बीच में होगा और ये इंटरवल उन वैल्यूज पे ब्रेक होगा। कहने का मतलब क्या है कि देखो यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो जब एक्स स्क्वायर इंटीजर होगा उस जगह पे दिक्कत आएगी। बट ये जो वैल्यूज हैं ये एक्स स्क्वायर की वैल्यूज नहीं है, ये तो एक्स की वैल्यूज है। तो ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। मतलब कि एक्स स्क्वायर जब 1 होगा तो एक्स क्या होगा? 1। वैसे तो ±1 होगा, बट हमें तो केवल इसी के अंदर इंटरेस्ट है कि 0 से 3/2 के बीच में वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो x बराबर 1 पे ये ब्रेक होगा, ठीक है। फिर इसके बीच में दूसरा इंटीजर 2 भी आएगा, तो जब एक्स स्क्वायर 2 होगा तब ब्रेक होगा। एक्स स्क्वायर 2 होने का मतलब क्या है कि जब x √2 होगा। x √2 का मतलब क्या है? 1.414।
तो ये जो 0 से 3/2 है, 3/2 इज 1.5, तो 1.414 बीच में आएगा। तो इसलिए 0 से 3/2 x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, जो ब्रेक होगा वो 0 से 1 पे ब्रेक होगा, 1 से √2 पे ब्रेक होगा, फिर √2 से 3/2 तक। और आगे ब्रेक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें पता है कि केवल 2 इंटीजर आएंगे, इन दोनों के बीच में 1 और 2, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 3 आएगा ही नहीं बीच में, तो आगे कोई स्कोप ही नहीं है। अब देखो 0 और 1 के बीच में ये x की वैल्यू है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 0 से 1 तक। अगर इसका वैल्यू 0 से, तो ये तो हो गया x इंटू 0, ठीक है। अच्छा, ये जो अपर मोस्ट पॉइंट है, एक पॉइंट पे इसका वैल्यू विल बिकम 1, उसका इंटीग्रल पार्ट विल बिकम 1, बट अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो डेफिनेट इंटीग्रेशन गिव्स यू अलजेब्राइक एरिया। तो अगर पूरे इंटरवल में एक पॉइंट पे डेफिनेशन फेल हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक पॉइंट के नीचे जो आएगा एरिया वो तो 0 होगा, वो तो एक पॉइंट के नीचे तो एक लाइन आएगी उसका एरिया 0 होता है। तो इवन इफ यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 ना आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एंड पॉइंट्स पे। अब ऐसे यहाँ पे आगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर की वैल्यू के हिसाब से चेंज होगा। अगर x 1 से √2 तक जा रहा है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से 2 तक जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से 2 तक जा रहा है तो उसका इंटीग्रल पार्ट 1 रहेगा, तो ये वाला पार्ट 1 रहेगा, तो इस बार आ जाएगा x इंटू 1। फिर सेम लॉजिक से √2 से 3/2 तक जाएंगे, तो जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है वो 2 से लेके 9/4 तक जाएगा। 9/4 इज 2 पॉइंट समथिंग, तो अगर इंटीग्रल पार्ट के अंदर 2 से लेके 2 पॉइंट समथिंग तक वैल्यू जा रहा है तो इंटीग्रल पार्ट विल रिमेन 2, तो x इंटू 2 dx ये हो गया। तो ये तो 0 हो गया, प्लस इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 1 से √2 तक, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, √2 से लेके 3/2 तक। सो दिस इज इक्वल टू 0 प्लस √2 रखेंगे तो यह आ जाएगा 2 माइनस 1/2 प्लस 3/2 रखेंगे तो 9/4 माइनस 2 कुछ नहीं, बस इतने। तो आंसर कितना हो गया नेट? यहाँ से तो हो गया हाफ, प्लस यहाँ से हो गया 1/4, 3/4 इज द आंसर। I hope I have not made any calculation error, calculation mistake. ठीक है, अब क्वेश्चन 2 पे जाते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 0 से पाई √1 प्लस कॉस 2x होता है 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 dx, 2 कैंसिल। दिस इज 0 टू पाई मॉड cos x dx। ठीक है, √x² को मॉड x लिखते हैं, x नहीं लिखते। अब 0 से पाई/2 मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, हटाना पड़ेगा। मॉड हटाने के लिए मेरे को ये पता होना चाहिए कि अंदर वाली चीज़ कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव है। अच्छा, अगर ये sin x आता तब कोई दिक्कत नहीं होती, sin x तो 0 से पाई तक पॉजिटिव ही है, तो मॉड ऐसे ही हट जाता। बट इसमें क्या होगा, 0 से पाई/2 पे ब्रेक करना पड़ेगा, प्लस पाई/2 से पाई dx। यहाँ ये हो जाएगा माइनस cos x, यहाँ ये हो जाएगा cos x। तो इसका इंटीग्रेशन sin x 0 से पाई/2 लिख लिया बात, पाई/2 से पाई। तो sin पाई/2 इज 1, sin 0 इज 0, माइनस sin पाई इज 0, sin पाई/2 इज 1। तो आंसर कितना आ गया? 2। ये आंसर आ गया। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। मॉड ऑफ 5x माइनस 9, ये ठीक है। अब मॉड ऑफ 5x माइनस 9 9/5 पे ब्रेक होगा। अब मेरे को ये देखना है कि 9/5 0 और 3 के बीच में है या नहीं।
तो 9/5 10/5 तो 2 होगा, तो 9/5 2 से थोड़ा सा कम हो गया, तो वो तो 0 और 3 के बीच में आएगा तो फिर हमें ब्रेक करना पड़ेगा 0 से 9/5 प्लस 9/5 से 3। तो 9/5 के आगे तो मॉड ऐसे हट जाएगा, दिस विल बी 5x माइनस 9, और इधर माइनस के साथ खुलेगा तो 9 माइनस 5x, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5x dx, और ये हो जाएगा 5x माइनस 9 dx। ठीक है, दिस यू कैन कैलकुलेट। दूसरा, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, तो हम इसको एरिया मेथड से भी बहुत क्विकली कर सकते हैं। ये हो गया 5/9 0, किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड 5x माइनस 9। अगर इसमें हम x 0 रख दें तो y 9 आ जाएगा, तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया 9। ठीक है, मेरे को 0 से लेके 3 तक इंटीग्रेट करना है, तो अगर इसमें हम 3 रख दें तो 3 इंटू वाई 15 माइनस 9 विल बी 6, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी 6। ठीक है, ये डिस्टेंस 5/9, ये डिस्टेंस 9, ये डिस्टेंस 3 में से इसको घटाया तो 3 माइनस इतना हो जाएगा 22/9, बिल्कुल सही। और ये डिस्टेंस कितना हो गया 6। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि अगर हमने 0 से 3 तक इसको इंटीग्रेट किया, ये तो मैंने नहीं किया, ये तो तुम अपने आप कर लेना, आगे जो भी आंसर आ जाएगा दैट विल बी द आंसर। दूसरा हमने क्या बोला कि इस क्वेश्चन को हम और क्विकली कैसे कर सकते हैं रादर देन इंटीग्रेटिंग। हमें तो पता है कि एरिया अंडर द कर्व आएगा, तो ये वाला एरिया हमें कैलकुलेट करना है। अब एरिया भी इसमें ट्राइंगल बन रहा है, तो ओरली कैलकुलेट हो जाएगा बहुत फास्ट। तो आंसर विल बी ऑल्टरनेटिवली, आंसर विल बी इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू 9 इंटू 5/9 प्लस हाफ इंटू 22/9 इंटू 6, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी कैलकुलेट करके आए दैट यू कैन फाइंड योरसेल्फ। Question number 4, which says 0 to 10 greatest integer of root t dt। फिर वही ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको कहाँ पे ब्रेक करेंगे, इंटीजर्स पे। अब इंटीजर पे कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे कि वो 0 से 10 को ब्रेक कर देंगे, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे थोड़ा होगा। ये जो वैल्यू है वो तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, t की वैल्यू है, तो यहाँ पे तो t इंटीजर है, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो लिखा हुआ है वहाँ t इंटीजर थोड़ा है, मतलब इसके अंदर t इंटीजर है, इसका फर्क नहीं पड़ता। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो क्वांटिटी आ रही है वो जब इंटीजर होगा तब दिक्कत होगी। तो उसके अंदर तो रूट टी है, तो रूट टी जब इंटीजर होगा दैट मीन्स टी जब इंटीजर का स्क्वायर होगा तब दिक्कत आएगी। तो इसमें इंटीजर का स्क्वायर कौन कौन सा होगा, 0, 1, ये ठीक है, आई स्क्वायर के लिए 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 16 आएगा। टी की वैल्यू ये यही बताना है, जब टी की वैल्यू आई स्क्वायर टाइप होगी तब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर आएगा। ये टी की वैल्यू है तो इसमें 16 तो आएगा नहीं, तो बस 9 तक ब्रेक करेंगे, तो 0, 1, 4, 9 पे ब्रेक होगा। 0 से तो चालू ही हो रहा है, तो दिस विल बी 0 से 1, 1 से 4, 4 से 9 और 9 से ये 10 तक जा रहे हैं। ठीक है, मतलब हमने बोला कि जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो 0 से 10 तक जा रहा था, हमें इधर ब्रेक करना है 1, 4, 9 पे, तो इसलिए ये 4 इंटरवल आ गए। सो dx 0 से 1 के बीच में रूट टी 0 और 1 के बीच में रहेगा, उसका इंटीग्रल पार्ट 0 रहेगा।
1 और 4 के बीच में ये इसका स्क्वायर रूट, जब t 1 और 4 के बीच में रहेगा तो उसका स्क्वायर रूट रूट टी 1 और 2 के बीच में रहेगा, तो 1 dx, 2 dx, 3 dx, या dx नहीं t बोला था तो चलो t बोल लो। सो दिस इज 0 प्लस ये आ जाएगा इंटीग्रेशन x आ जाएगा, x नहीं सॉरी t के रिस्पेक्ट में, तो t आ जाएगा 1 से 4, फिर 2t 4 से 9 प्लस 3t 9 से 10। सो दिस विल बी 0 तो छोड़ दिया, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 9 माइनस 4 प्लस थ्राइस ऑफ 10 माइनस 9, तो दैट इज इक्वल टू, देखो 2 माइनस 4 1 प्लस 4, तो -1 -4 2 9 -3 9, तो 1 9 प्लस 30। तो नेट आंसर कितना हो गया 16। बिल्कुल, दिस इज 4th क्वेश्चन। ठीक है, अब 5th क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन इज -1 से लेके 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ dx। ठीक है, अब ये भी तुम देख सकते हो, जब x जो होगा वो इंटीजर प्लस हाफ होगा, उन वाले पॉइंट्स पे इसका डेफिनेशन चेंज होगा। तो -1 और 3/2 पे ये इंटीजर कब होगा, जब इंटीजर माइनस हाफ बोलो या इंटीजर प्लस हाफ बोलो, एक ही बात है, हाफ तो जस्ट मिडिल में होता है। इस इंटीजर के अगर आगे हाफ है तो ये इससे पहले हाफ है। तो मतलब -1 से 3 तक हम कहाँ पे ब्रेक करेंगे, -हाफ पे, फिर हाफ पे, फिर 1.5 पे, फिर 2.5 पे, इतने पॉइंट्स पे ब्रेक करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है कि अल्टीमेटली तो हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है, अलजेब्रिक एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो अगर हम इसका ग्राफ बना लें तो फिर डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ ये ठीक है ऐसे बनता है, हमें सबको पता है। चलो पहले वो बना ही लेते हैं, ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे बनता है। अगर x प्लस हाफ किया तो पूरे ग्राफ को लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे हाफ यूनिट से, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि वाई एक्सिस को राइट पे शिफ्ट कर दिया हाफ यूनिट से। तो वाई एक्सिस ये होने की बजाय ये आ जाएगा, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा -हाफ। ठीक है, ये पहले -1 पे था, अब -3/2, ये हो जाएगा हाफ पे। ये पहले होता 2 पे, अब इधर चला गया तो 3/2 पे, ये 5/2 पे, ये 7/2 पे। तो 1 कहीं यहाँ पे आएगा, 2 कहीं यहाँ पे आएगा, 3 कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऐसे ही -1 कहीं यहाँ पे आएगा। इसका जो ग्राफ होगा y इज इक्वल टू इसका ग्राफ, वो ये बना रखा है। अब देखो -1 से लेके 3, इसके बीच में ग्राफ और x एक्सिस के बीच में जो एरिया है ये ठीक है अलजेब्रिक एरिया में कन्वर्ट करके वो जोड़ना है मेरे को। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन का डायरेक्शन तो टुवर्ड्स राइट हो गया, तो जो भी एरिया अबव x एक्सिस आएगा उसको तो हम प्लस साइन के साथ लेंगे, और जो बिलो x एक्सिस आएगा उसको माइनस साइन के साथ लेंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखा कि x एक्सिस और ग्राफ का जो पॉइंट है, ये ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट है, उनके बीच का एरिया आना चाहिए। तो आई एम कंसर्न विद ओनली दिस इंटरवल। अब इसमें ग्राफ कहाँ है, ये ग्राफ है, ये x एक्सिस है, तो इन दोनों के बीच में ये एरिया आ गया एक पोर्शन। ये ठीक है, ये ग्राफ है और ये x एक्सिस है, तो 0 एरिया। फिर थोड़ा सा और आगे गए, ये ग्राफ है, ये x एक्सिस है, तो ये एरिया आ गया। ठीक है, फिर ये एरिया आ गया, ये 2 वैल्यू है और ये वाली वैल्यू 3 है, ऐसे ये वाला वैल्यू -1 है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया कैलकुलेट करना है।
इस शेडेड पोर्शन में ये तो नीचे है, ये तीनों ऊपर है, तो ये तीनों प्लस के साथ आएगा, ये माइनस के साथ आएगा। अब आएगा कैसे, ये माइनस हाफ है, ये हाफ है, तो ये लेंथ कितना हो गया हाफ, ये लेंथ कितना हो गया 1, तो ये एरिया कितना हो गया हाफ इंटू 1 विच इज हाफ, बिलो एक्स एक्सिस है इसलिए माइनस हाफ, तो आंसर हो गया माइनस हाफ प्लस 1 लेंथ, ये तो ये 1/1 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर 1, ये फिर 1 लेंथ और हाइट 2 है, तो ये रेक्टेंगल हो गया 1 इंटू 2 प्लस ये लेंथ हाफ है, हाइट 3 है, तो 3 इंटू हाफ, इतना एरिया आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ, 3/2 1 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, तो ये आंसर आएगा इसका। आंसर इज 4। नेक्स्ट 6th इज इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई मॉड ऑफ 1 + 2 cos 6 dx। तो अगेन इंटीग्रेशन करने के लिए हमें मॉड हटाना पड़ेगा, और मॉड हटाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे कि हम 2 यहाँ से कॉमन निकालें तो cos x प्लस हाफ आएगा, वो 0 कहाँ पे होगा माइनस हाफ पे, तो मेरे को ये पता होना चाहिए cos x का वैल्यू कब माइनस हाफ से छोटा है, कब माइनस हाफ से बड़ा है, उसके हिसाब से मॉड हटेगा। तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू, 0 से 2 पाई तक जाना, तो 0 से 2 पाई तक का ग्राफ बना लिया, ये मान लिया 2 पाई है, 0 है, ये 1 है, तो माइनस हाफ कहीं यहाँ पे आएगा, दिस इज पाई/2। तो ये वाली वैल्यू, हाफ वैल्यू वैसे कहाँ पे आती है कॉस में, पाई/3 पे, तो ये पाई से पाई/3 कम होगी, ये पाई से पाई/3 ज़्यादा होगी। नेगेटिव वैल्यू तो कॉस में कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, सेकंड में और थर्ड में, तो थर्ड में तो 180 से आगे जाएंगे, तो पाई प्लस पाई/3, तो वो हो गया 4 पाई/3, ये हो गया 2 पाई/3। तो 2 पाई/3 और 4 पाई/3 के बीच में तो क्या होगा, जो cos x है इतना पोर्शन वो माइनस हाफ से छोटा होगा, माइनस हाफ मतलब -0.5 से छोटा मतलब -0.6 -0.7 इस तरह की चीज़, तब तो ये क्या हो जाएगा पूरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई/3 से 4 पाई/3 तक इट विल बी नेगेटिव, 0 से 2 पाई/3 तक पॉजिटिव, 4 पाई/3 से 2 पाई तक पॉजिटिव। तो इसको वी कैन राइट डाउन 0 से 2 पाई/3 प्लस 2 पाई/3 से 4 पाई/3 प्लस 4 पाई/3 से 2 पाई, ठीक है। 0 से 2 पाई/3 तक अगर ये पॉजिटिव है तो मॉड ऐसे हट जाएगा 1 + 2 cos x इंटू dx, इसमें नेगेटिव है तो -1 + 2 cos x dx, फिर प्लस 2 cos x dx, ये आएगा, विच इज इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन x, इसका 2 sin x
फ्रॉम 0 से 2π/3 माइनस इसमें आ जाएगा फिर दोबारा x प्लस 2 sin x 2π/3 से 4π/3 प्लस ये भी x प्लस 2 sin x फ्रॉम 2π/3 से 4π/3 से 2π। तो ये आ जाएगा 2π/3 cos 2π/3 इज √3/2 तो 2 कैंसिल हो गया, बाकी 0 पे वैल्यू 0 माइनस यहाँ पे 4π/3 में से 2π/3 गया तो ये x कितना हो जाएगा 2π/3 प्लस 2 टाइम्स साइन 4π/3 विल बी -√3/2 -√3/2 तो -√3 प्लस 2π में से एक गया तो 2π/3 आई गेस और साइन 2π हो जाएगा 0 एंड 4π/3 हो जाएगा -√3 तो माइनस ऑफ -√3 so this will be equals to 2π/3 प्लस का रूट प्लस 4√3 ये आंसर आएगा। ठीक है, अब सेवेंथ क्वेश्चन इज 0 से इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 - x dx e⁻⁻x का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। और y = 3 × e⁻⁻x का ग्राफ में क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है तो ऑफ कोर्स मेरे को ये जानना है कि ये इंटीजर कब है। तो 0 और 3 के बीच में 2 इंटीजर आएंगे 2 एंड 1 प्लस ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी ये ऑफ कोर्स 1 और 2 पे ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ये x का वैल्यू है और हमें किस बात में इंटरेस्ट है कि ये पूरा इंटीजर कब है। तो इसकी वैल्यू 1 और 2 जिस x पे हो रहा होगा उस x पे ये ब्रेक होगा। तो इस अंदर वाले की वैल्यू 1 जहाँ पे हो रहा होगा तो मान लिया वो x1 है, वहाँ ब्रेक होगा। ऐसे ही 2 जहाँ पे हो रहा होगा ये मान लिया x2 है, वहाँ ब्रेक होगा। तो ये x1 और x2 क्या है निकाल लिया। 3 × e⁻⁻x को 1 के बराबर किया, e⁻ उधर ले जाएं तो 3 के बराबर हो गया, x बराबर हो गया ln3। तो ये तो हो गया ln3। फिर ऐसे ही 3 × e⁻⁻x को 2 के बराबर किया, y का वैल्यू 2 के बराबर है इस पॉइंट पे, e को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 3/2 e⁻x, दोनों तरफ ln ले लिया तो ln3/2। तो ये कितना हो जाएगा ln3/2। ये x की वैल्यूज हो गई। तो हमें इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी तक करना है तो 0 से इन्फिनिटी तक 2 पॉइंट्स आएगा, एक तो ln3/2 आ गया और एक ln3 आ गया। तो अब इसको हम ब्रेक करेंगे 0 से ln3/2 प्लस ln3/2 से ln3 प्लस ln3 से इन्फिनिटी, ऐसे ब्रेक होगा। ठीक है,
अब इसके अंदर ये जो एक्सप्रेशन है वही इसके लिए y है। तो अगर हम 0 से ln3/2 तक जाएं, यहाँ तक जाएं, तो ग्राफ ये आएगा। इसके ऊपर y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 2 से लेके 3 तक। तो ये नंबर अगर 2 से 3 तक जा रहा है तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा, इसके बीच में 2। ठीक है, फिर एक बार सुन लिया, अब इसके ऊपर सुन लिया। अगर x ln3/2 से ln3 तक जा रहा है, इसमें इस रीजन में अगर x है तो y यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो y की वैल्यू 1 से 2 तक जाएगी। y क्या है, 3 इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स। तो 3 इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 से 2 तक जा रही है। तो अगर ये 1 से 2 तक जा रहा है तो उसका इंटीग्रल पार्ट 1 होगा ऑफ कोर्स, एंड ये ऑफ कोर्स 0 होगा, 0 dx। तो बस ये आंसर आ गया। के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स x, तो x में वैल्यू रख दिया तो ये, प्लस 1 टाइम्स x, प्लस तीसरा तो 0 हो ही गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ln3, यहाँ से 2 टाइम्स दिस माइनस 1 टाइम्स विल बी 1 टाइम्स ln3/2। तो नेट आंसर हम हो जाएगा ln 9/2। ये आंसर हो गया 7th क्वेश्चन का।